Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन. ठीक है, और इस बुक का आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं. और क्वेश्चंस भी आपसे सादे सादे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे कि भाई आप बताइए कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है या इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको आप ड्राइव कीजिए, बल्कि आपको थोड़े टेक्निकल तरह के क्वेश्चन जो हैं वो दिए जा सकते हैं. ठीक है, मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है. इसके अलावा बच्चों, मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, जिससे आपको ये टॉपिक याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान लगेगा और आपके पास ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और स्पेशली एग्जाम के डेज में जल्दी से आप इस टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे और कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि मैंने इस सारे टॉपिक को छोटी छोटी हेडिंग्स में कैटेगराइज कर दिया. ठीक है, तो इस तरह कोई भी पॉइंट अब आपसे मिस भी नहीं होगा. इसके अलावा जो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका भी आप प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे. ठीक है, और बच्चों इस टॉपिक को कवर करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि हर तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. बच्चों स्टार्ट करते हैं हम चंद क्वेश्चन से. ठीक है, आपने कभी सोचा है कि अगर अर्थ स्पिन कर रही है, घूम रही है, तो हम उसके ऊपर खड़े, हम प्लॉट क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों ऐसे एक जगह पे रुके हैं? क्यों उसके साथ हम चिपके हुए हैं? उसकी क्या वजह है? ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉप करता हूं यहां से, तो सीधा नीचे जाता है. वो इधर नहीं जाता, इधर नहीं जाता, आगे नहीं जाता, पीछे नहीं जाता, लेकिन सीधा नीचे गिरता है. क्यों नीचे गिरता है? आखिर ऐसा क्या है नीचे? कभी आपने ये सोचा है कि ये जो मून है वो अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा होता है, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, यानी सेंटर की जानिब खींचने वाली फोर्स चाहिए होती है. उसके बिना वो बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम नहीं सकती. तो फिर मून कैसे घूम रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? कभी सोचा आपने इन चीजों के बारे में? तो बच्चों इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में. ठीक है, और अगर मैं एक लफ्ज में इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूं तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप जमीन के साथ चिपके हुए हैं. जमीन घूम रही है, स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, मगर आप प्लॉट नहीं कर रहे, साथ चिपके हुए हैं. इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर से सीधा नीचे गिरते हैं. इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा होता है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है बच्चों, तो अब हमने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानना है. ठीक है, तो बच्चों इस ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया दिया था हमें न्यूटन ने. न्यूटन बैठा था एक दरख्त के नीचे. आपने वो कहानी सुनी होगी, बड़ी मशहूर कहानी है. ठीक है, कि अचानक से एक एप्पल आता है, वो नीचे गिरता है. ठीक है, तो न्यूटन जो है वो सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? ये कहीं और क्यों नहीं गिरा? इधर क्यों नहीं गिरा? इधर क्यों नहीं गिरा? आगे पीछे कहीं और क्यों नहीं गया? ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? ठीक है, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन था, उसने इसके ऊपर काम किया और फाइनली एक थ्योरी पेश की. ठीक है, एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि इस कायनात के अंदर मौजूद हर एक चीज, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स का. मैंने मून की और अर्थ की बात की है. एक मून है, एक अर्थ है, इनके दरमियान भी एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है जो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो घूम रहा होता है अराउंड द अर्थ. मैं एक बॉडी हूं, अर्थ भी एक बॉडी है, हमारे दरमियान में भी एक कशिश की कुव्वत पाई जाती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर चिपके हुए हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान, ये भी एक मैस है, अर्थ भी एक मैस है, इनके दरमियान भी एक कशिश की फोर्स होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है.
उसी अट्रैक्टिव फोर्स का नाम जो है रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बच्चों न्यूटन ने एक लॉ पेश किया था, वो लॉ क्या है जरा देखिए। हेडिंग लगाएंगे बेटा आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। इस कायनात के अंदर मौजूद हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब वो जो इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अब उस अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में कुछ मजीद बातें वो बताता है। उसने कहा कि ये तो मैंने बता दिया कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो डिपेंड कर रही होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी इसका मैस मल्टीप्लाई बाय इसका मैस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक आंसर आएगा। ठीक है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब बेटा ये होता है दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, अगर एक कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर आपने देखा कि अगर बहुत बड़े बड़े मैसेज होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक बड़ा आंसर आएगा, फोर्स उनके दरमियान ज्यादा होगी। ठीक है, छोटे मैसेज होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर छोटा आएगा तो फिर फोर्स भी कम होगी। तो न्यूटन ने कहा कि फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, मैसेज की प्रोडक्ट के साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। जितने बड़े मैसेज होंगे मल्टीप्लाई करने से उतना बड़ा आंसर आएगा, उतनी बड़ी फोर्स उनके दरमियान पाई जाएगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उन दोनों मैसेज के जो सेंटर है, जैसे एक ये मैस और एक ये मैस, इन दोनों सेंटर्स के दरमियान जो फासला है ना, उसके स्क्वायर के साथ फोर्स का इनवर्स रिलेशन, यानी कि फासले के साथ, पहले आप ये सोचिए फासले के साथ फोर्स का एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर आप फासला बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन दो चीजों के दरमियान इस तरह का ताल्लुक होता है कि जिसमें आप अगर एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो जाती है, अगर एक को कम करती है तो दूसरी बढ़ जाती है। ये होता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है बेटा, तो उसने कहा कि ये जो फोर्स है ना, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेटेड होती है। अब आपके माइंड में यकीनन एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्क्वायर का जिक्र क्यों किया गया, तो वहां पे आगे चल के मैं इस पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। ठीक है बेटा, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि भाई इस कायनात के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इनके दरमियान, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे आप। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक प्रोडक्ट ऑफ द मैस के ऊपर, दूसरा डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अगर मैसेज बहुत बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट बड़ी मिलेगी, उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी। अगर मैसेज छोटे हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है वो भी फिर कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से फोर्स का डिस्टेंस के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। सिंपल वे में बताऊं तो फासला बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, फासला कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, तो अगर थोड़ा सा प्रिसाइजली देखा जाए तो फोर्स का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। समझ गए बेटा, ये है हमारे पास स्टेटमेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन कर ली हमने। उसके बाद नंबर 2 हेडिंग आपने पेपर में लगानी है जी, यहाँ पे या अपने नोट्स में लगानी है इसका मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे दो बॉडीज हमारे पास, ये दो स्फीयर ले लीजिए, एक ये है m1, एक ये m2। m1 इसका मैस है, m2 इसका मैस है। इस स्फीयर का मैस m1, इस स्फीयर का मैस m2 है। ठीक है बेटा, ओके जी, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है ना बेटा, वो है हमारे पास स्मॉल r। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने कहा हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मान लिया करती है। ठीक है, तो इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाएगी जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, Fg से उसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तो अब उसने ये कहा था अपने लॉ के अंदर कि फोर्स का एक डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के साथ, तो उसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज का मतलब है m1 m2 की मल्टीप्लीकेशन, लिख दी मल्टीप्लीकेशन। दिस इज रिलेशन नंबर 1। ओके, दूसरी बात उसने ये की थी कि फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर का फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो F इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, ये दो बातें इसने इस लॉ में बताई थी। तो हमने क्या किया, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर लिया और एक बना दी। एक कैसे बनाएंगे, F दोनों तरफ है एक बार लिख दो, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन दोनों तरफ है एक बार लिख दो, m1 m2 एक एक है लिख दिया, r का स्क्वायर नीचे एक ही है वो भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ जो इकट्ठा करके लिखते हैं हम
जो रिपीट हो रही होती है उनको हम एक बार लिख देते हैं। जैसे ये रिपीट हो रहे हैं, एक बार लिखा, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, एक बार लिखा, बाकी मिला के लिखना होता है। तो ये हमारे पास वो फाइनल एक रिलेशन आया, Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और फिजिक्स में जहां भी आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन नजर आता है, आप यकीनन उसको खत्म करते हैं इक्वलिटी के साइन के साथ, और फिर साथ में आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो मेरे बेटे यहाँ पे आपने ये खत्म किया, इक्वल आया, और साथ में ये आगे g कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बच्चों को ये वाला नंबर तो याद हो जाता है, लेकिन उसका जो यूनिट है ना वो भूल जाते हैं, और समटाइम आपको ऑब्जेक्टिव में इसका यूनिट जो है वो देखना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ आपको। देखो मेरे बच्चों, आपके पास ये फार्मूला है जी, एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, आपने अगर इसका यूनिट निकालना है ना, तो आप इसको एक तरफ कर लो, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ। अगर मैं यहाँ पर रफली यहाँ पर लिखूं तो ये बनेगा आपके पास एफ इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी, ऐसे ही बनेगा। आप जरा देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपके पास न्यूटन। अच्छा, आगे है फासला, डिस्टेंस, यूनिट क्या होता है, मीटर, आर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे देखिए m और m, ये भी मैथ्स, ये भी मैथ्स, इसका यूनिट भी केजी, इसका यूनिट भी केजी, केजी का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, जब इसको यहां से ऊपर लेके आएंगे तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, -2। ठीक है, तो ये मेरे बेटे इस तरह से आप इसका यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इसकी वैल्यू भी और इसका यूनिट भी, दोनों चीजें एमसीक्यूज में आपसे टेस्ट की जा सकती हैं। ठीक है, एक चीज मैंने आपको यहां पर बता दी है। ओके, बाकी ये डेफिनेशन आपसे नहीं कोई पूछेगा, नहीं कोई फार्मूला ड्राइव करने के लिए कहेगा, बहुत ही कम चांस है कि आपको कभी ये कह दिया जाए इसका फार्मूला ड्राइव करो, नहीं कहेंगे आपसे। ठीक है बच्चा, ओके, तो ये एक एमसीक्यूज आपका पहला यहां से मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चे आपके बस एग्जांपल्स रियल लाइफ से। तो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन भी किया कि मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स चाहिए। जैसे एक आप पत्थर लो ना, उसके साथ धागा बांधो, ऐसे घुमाओ, ठीक है, पत्थर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और जो धागा आपने पत्थर के साथ बांधा हुआ है और एक तरफ से हाथ में पकड़ा हुआ है, उसके दरमियान एक खिंचाव की फोर्स है, टेंशन की फोर्स है, वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, इसी तरह से एक जो मून है जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है और वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए ये एक एग्जांपल आ जाती है इसकी, वो क्या है, मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, बंदा जमीन के ऊपर खड़ा है, चिपका हुआ है, क्यों, उसके दरमियान और अर्थ के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा एक और डाउनवर्ड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, एक ये ऑब्जेक्ट, एक अर्थ ऑब्जेक्ट, दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये अर्थ की जानिब जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, ये भी कहीं ऑब्जेक्टिव में टेस्ट किया रहता है और बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड का ऑप्शन भी होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो जैसे ही डाउनवर्ड देखा, फटाफट से हमने उसके ऊपर टिक मार्क कर दिया। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम जो डाउनवर्ड की टर्म इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक है, मगर वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ से है, तो ऑब्जेक्ट हमें नीचे जाता दिखाई देता है, तो हम कहते हैं ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। लेकिन आप इस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकले, जरा बाहर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो ऐसे स्पिन कर रही है, उसकी चारों तरफ, हर तरफ उसकी आबादी मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो नीचे वाला बंदा, लेट सपोज कि ये अर्थ है, नीचे बंदा यूं खड़ा हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगा यूं, जो ऊपर बंदा खड़ा ऊपर, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ से यूं गिरेगा। तो सही डायरेक्शन ये है कि इसको, ऑब्जेक्ट को जो आपने देखा किधर गिर रहा है, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ गिर रहा है, ना कि डाउनवर्ड गिर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड भी गलत नहीं है, बट सम केसेस के अंदर हम उसको कह देते हैं, जब हम, हमारा जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम अर्थ के ऊपर हैं, हम इधर अर्थ के ऊपर खड़े होकर ये सब चीजें एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो एमसीक्यूज में अगर ये दो ऑप्शन आए आपके पास, तो बेटा यहाँ पे गलती नहीं करनी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ही लिखना है आपने। ठीक है,
ओके उसके बाद फिर आ जाइए बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, और यहां से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा सकता है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है भाई। म्यूचुअल फोर्स कहते हैं जी बाहमी फोर्स। दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तो फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो ये म्यूचुअल फोर्स है। यहां पर मैंने मेंशन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, mass m1 and m2 apply equal and opposite force on each other। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसका नाम है जी सॉरी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको अपनी तरफ खींच रहा है विद द फोर्स 1 2, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी ये वाला, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है विद द फोर्स 2 1। तो ये उधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मैसेज को खींच रहे हैं, तो ये भी फोर्स लगा रहा है बेटा, वो भी फोर्स लगा रहा है, और दोनों इक्वल भी हैं और एक दूसरे के साथ अपोजिट भी हैं। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट मैसिव है, एक ऑब्जेक्ट स्मॉल है, तो फिर जो है क्या ख्याल है, कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगाएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट स्मॉलर फोर्स लगाएगा? तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपने फिर थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ये नहीं कह देना कि बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। न्यूटन ने कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज, नॉट इंडिविजुअल मैस। m1 m2 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसके साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, इंडिविजुअल मैस के साथ नहीं है। तो अगर एक मैस थोड़ा छोटा भी है, एक मैस थोड़ा बड़ा भी है, ये फिर भी एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स ही लगाएंगे, क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल मैस के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज भी आपने बतानी है। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, तो इसलिए किसी एक के साथ आप नेगेटिव साइन यहां पे शो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है मगर इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के साथ अपोजिट है। दूसरी बात बेटा आपसे एमसीक्यूज में आ सकती है ये भी कि नेचर ऑफ द फोर्स कैसी होती है, मतलब ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ये रिपल्सिव भी होती है। देखो जैसे चार्जेस है ना, वहां पर तो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स भी पाई जाती है, रिपल्सिव फोर्स भी पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा मैग्नेट्स को देख लें, अट्रैक्टिव भी पाई जाती है, रिपल्सिव भी पाई जाती है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होती, तो इसकी नेचर सिर्फ अट्रैक्टिव है। मैंने मेंशन किया यहाँ पर, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्शन वाला कोई सीन यहाँ पर नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है बेटा, वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। आपसे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जाएगा कि हमने दो मैसेज के दरमियान में एक जो है वो ऑब्जेक्ट रख दिया है, या हमने कोई मटेरियल रख दिया है जिसकी इतनी स्पेसिफिक, इतनी जो है वो क्या कहते हैं डेंसिटी है, या ऐसा कुछ कह देंगे आपको। ठीक है, तो कहा जाएगा कि इसका क्या असर पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, पहले खाली थे, इनके दरमियान कुछ नहीं था, स्पेस थी, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, फिर क्या हुआ, इनके दरमियान में कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया गया, कोई और मीडियम रख दिया गया, पानी में रख दिया गया, कोई भी और आप कह सकते हैं मटेरियल इनके दरमियान रख दिया गया। पूछा जाएगा आप बताओ क्या असर होगा जी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, तो आपने बताना है कि इसका कोई असर होता ही नहीं है, मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, चाहे बीच में एयर हो, चाहे बीच में कोई और मटेरियल हो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना बेटा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, इसका मीडियम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स तो अप्लाई होती है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यानी किस लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई होती है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है आपका। ठीक है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक सिंगल क्वेश्चन में भी दी जा सकती है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ना बेटा, वो आपको जो है वो बताना है कि किस लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई होती है। तो देखिए, एक ये वाला मैस है, एक ये वाला मैस है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है। यहां पे आपको ग्रीन कलर की एक लाइन नजर आ गई है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये इस लाइन के अलोंग अप्लाई होती हैं। कौन सी लाइन? लाइन ज्वाइनिंग बाय द सेंटर्स ऑफ द मैसेज। ये एक मैस, ये दूसरा मैस, इन दोनों के दरमियान ग्रीन कलर की लाइन मैंने ज्वाइन की हुई है बिटवीन द सेंटर्स,
और इसी लाइन के अलोंग जो है वो फोर्स अप्लाई होती है, यानी ऐसे इधर फोर्स अप्लाई होगी, इधर से फोर्स अप्लाई होगी, यूं नहीं होगी, यूं नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी, बल्कि इस लाइन के अलोंग होगी। कौन सी लाइन? लाइन जॉइनिंग बाय सेंटर्स। ठीक है बेटा जी, ओके जी। तो ये आ गया हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो मेंशन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फिर उसके बाद वैलिडिटी पे आ जाइए। ठीक है, अब वैलिडिटी के हवाले से आपने ये बताना है कि भाई ये जो फार्मूला है या ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ तक वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है। तो उसका आंसर है जी ये पॉइंट मैसेज के लिए वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट मैस किसको कहा जाए, कितने मैस को हम पॉइंट मैस बोलेंगे। तो मेरे बच्चों इसके लिए साइज का ताल्लुक नहीं होता कि ये इतना सा पॉइंट है तो ये पॉइंट मैस होगा, इतना सा छोटा मैस है तो पॉइंट मैस है, ये इतना बड़ा है तो पॉइंट मैस है। या आपकी अर्थ भी एक पॉइंट मैस हो सकती है, मून भी एक पॉइंट मैस हो सकता है। पॉइंट मैस क्या होता है बेटा? दो मैसेज है ना, उनके दरमियान अगर फासले के लिहाज से उनका साइज बहुत छोटा है, यानी फासला उनके दरमियान बहुत ज्यादा है और उनका साइज बहुत छोटा है, तो आप उनको पॉइंट मैस कह सकते हैं। समझ गए? जैसे हमारे पास अर्थ है और मून है, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इतने बड़े होने के बावजूद भी आप इनको पॉइंट मैस कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो पॉइंट मैस का कंसेप्ट याद रखना है। पॉइंट मैस वो होता है कि जिसमें दो मैसेज के दरमियान फासले के मुकाबले में ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो बहुत ही कम होता है, उसका साइज बहुत कम होता है। बहुत छोटे साइज का ऑब्जेक्ट है, फासला बहुत बड़ा है उनके दरमियान, तो वो पॉइंट मैस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो आपने बताना है कि ये जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट इज ओनली वैलिड इन द पॉइंट मैस केसेस। अच्छा, उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस फॉर द मैसेज। आप सिग्निफिकेंस मतलब आपने यहाँ पे ये बताना है कि किन मैसेज के लिए फोर्स बड़ी अहम होती है, यानी कहाँ पे आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, आप यूं भी कह सकते हो कहाँ पे आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा देखो ये फोर्स डिपेंड कर रही होती है मैस की प्रोडक्ट के ऊपर। जब बड़े बड़े मैसेज की बात होगी, ठीक है, या दो मैसेज को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, तो फिर यकीनन जो है वो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी, हम उसको ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। ठीक है, हम अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं ना कि अगर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो मेरे साथ खड़ा हुआ बंदा मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, ये मेरे रूम में पड़े हुए ऑब्जेक्ट मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? है ना, क्वेश्चन आता है ना माइंड में। तो बेटा आंसर सिंपल सा ये है कि इनके मैसेज बहुत ही कम है। जब इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ठीक है, तो प्रोडक्ट इतनी बड़ी बन नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स फील नहीं होती। जबकि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है जिनका मैस बहुत ज्यादा है, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो उनकी जो प्रोडक्ट आती है वो एक बड़ा नंबर आती है, तो उसके मुकाबले में फिर जो फोर्स बनेगी वो भी बड़ी बनेगी और वो सिग्निफिकेंट होगी, उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, उसे आप फील कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब एक और वजह भी है इसको फील ना होने की, वो ये बेटा कि देखो इसके अंदर ना ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यहाँ पे ये जी, अगर आपने फोर्स निकालनी है तो m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई होता है g। अब g की वैल्यू देखिए 10 की पावर -11 आ रहा है इसके अंदर, यानी बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। अब अगर आपके मैथ्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको बहुत ही छोटा आंसर देगा, इतना कम आंसर देगा फोर्स का कि उस फोर्स को फिर आप फील ही नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि हम एक दूसरे के दरमियान या हमारे आसपास के पड़े हुए ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स को फील नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको तो हम अच्छे से फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो छोटी है, फिर इसको कैसे फील कर रहे होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिविजुअल मैस पर डिपेंड नहीं करती, प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज पे डिपेंड करती है। एक तरफ अर्थ है, दूसरी तरफ मैं हूं, दोनों के मैसेज को जरा मल्टीप्लाई कर लो ना तो आपके पास एक बड़ा फिगर बन जाता है। दैट्स वाई आपको यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिग्निफिकेंटली फील होती है, यानी आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, जबकि आप दूसरे बंदे के दरमियान और आपके दरमियान जो एक फोर्स है वो आपको फील नहीं होती। ठीक है, वजह उसका मैथ भी कम है, आपका मैथ भी कम है, दोनों का मैथ कम है, तो फिर इसलिए फोर्स इतनी कम होती है कि आप उसको ऑब्जर्व या उसको फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो क्या है हमारे पास इनवर्स स्क्वायर फोर्स। प्यारे बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये हमारे पास एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स है।
जब मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कराया था तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये इनवर्सली रिलेटेड होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर व्हाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, व्हाई नॉट द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्यों नहीं है, स्क्वायर का डिस्टेंस क्यों? ठीक है, तो मेरे बच्चों ये जो भी फार्मूले बनाए जाते हैं ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज को सामने रखते हुए ये फार्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्यों जो है वो हमने कहा कि फोर्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए यहां पर मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस है और अलोंग द वाई एक्सिस बेटा मेरे पास फोर्स है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हमने जो डिस्टेंस है वो 1 आर रखा, ठीक है, कोई भी एक डिस्टेंस होगा 1 आर, तो उनके दरमियान एक फोर्स थी, उसको कहा गया एफ बाय 1 या एफ एक ही बात होती है, एफ फोर्स थी और फासला कितना था 1 आर। अब आपकी मुझे फुल अटेंशन चाहिए यहां पे। ठीक है, जब आपने फासले को डबल किया 2 आर कर दिया तो फिर ऑब्जर्व किया कि फोर्स कितनी रह गई है पीछे। अब हमें ऐसा लगता था कि फोर्स हमने फासला डबल किया है तो फोर्स आधी रह गई होगी, लेकिन आधी नहीं रह गई थी, वो फोर्स असल फोर्स का 1/4 टाइम बाकी रह गई थी। अगर असल फोर्स 36 थी ना तो उसका 1/4 टाइम यानी पीछे सिर्फ 9 न्यूटन फोर्स रह गई है। ठीक है, अच्छा फिर हमने ऐसे किया, फासले को और बढ़ाया और उसको हमने 3 गुना कर दिया, 3r कर दिया, तो हमने देखा कि जो फोर्स थी वो एक्चुअल फोर्स का 1/9 टाइम रह गई है। जबकि हमारे ख्याल में तो ये होना चाहिए था कि तीसरा ऐसा रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब इस डाटा को जरा एनालाइज कीजिए, फुल अटेंशन चाहिए बेटा आपकी। यहां पे आ गया मेरे पास ये डिस्टेंस और यहां पे बेटा मैं लिख लेता हूं जी फोर्स। ठीक है, मैं इन दोनों के दरमियान ना थोड़ा सा आपको रिलेशन बताता हूं और आपको बताता हूं कि क्यों जो है वो हमारे पास आर का स्क्वायर आया। देखो लेट्स से कि हमारे पास जो फासला था इनिशियली वो 1 मीटर था, समझने के लिए कह देता हूं, और जो फोर्स थी ना बेटा वो फोर्स थी हमारे पास कितनी, 36। ठीक है, अच्छा फिर जब हमने फासले को डबल किया, ठीक है, फासला हो गया हमारे पास 2 मीटर, तो आपको मैंने बताया फोर्स असल फोर्स का कितना रह गई है, 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 टाइम ओरिजिनल फोर्स, तो ये बन गई हमारे पास 1/4 टाइम ओरिजिनल फोर्स यानी 36। ठीक है, अच्छा फिर देखिए, फिर जब हमने मजीद उसको बढ़ाया, फासले को 3 गुना किया, लेट्स से कि हमारे पास अभी फासला 3 मीटर है, तो जो फोर्स थी वो 1/9 टाइम ओरिजिनल फोर्स मिली हमें, यानी कि ये कह लीजिए 1/9 टाइम 36। अब जरा गौर करो, ये लिखा हुआ 36, अगर मैं यूं लिख दूं 1/1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 36, किसी को फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वही चीज है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं यहां लिख दूं 1/2 का स्क्वायर टाइम 36, किसी को फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां लिख दूं 1/3 का स्क्वायर टाइम 36, किसी को फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपके पास 36 ही रहेगा। ये देखिए क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और ये 9 आ जाएगा। ये देखिए ये 9 और ये आपके पास 4 जवाब आएगा इसका। ठीक है, 36 न्यूटन, 9 न्यूटन और 4 न्यूटन बाकी रहेगी। अब जरा गौर करो, जब फासला 1 मीटर, ठीक है, तो फोर्स 1/1 का स्क्वायर टाइम ओरिजिनल फोर्स मिलेगी। जब फासला 2 मीटर हुआ तो फोर्स 1 फासले के स्क्वायर टाइम एक्चुअल फोर्स। जब ये 3 टाइम हुआ तो ये 1/3 का स्क्वायर टाइम एक्चुअल फोर्स। तो बेटा यहां पर आप देखो फोर्स कम तो हो रही है, मगर किस तरह से कम हो रही है, 1/स्क्वायर टाइम, 1/2 के स्क्वायर टाइम, 1/3 के स्क्वायर टाइम। 1 क्या था डिस्टेंस, 2 क्या था डिस्टेंस, 3 क्या था डिस्टेंस, तो फोर्स में डिक्रीज तो आ रहा है मगर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज आ रहा है। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है उनके दरमियान में एक इनवर्स रिलेशन तो है ही, लेकिन फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां से बेटा जी। ओके हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपने लिखना है कैसे, देखिए पहला पॉइंट आपने यहां पर बताना है कि इट इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स। ठीक है, इट डिक्रीज 4 टाइम व्हेन वी डबल द डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो ये 4 गुना कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से इट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9 व्हेन डिस्टेंस बिकम 3 टाइम। अगर आप उनके दरमियान फासले को 3 गुना कर देते हो तो ये तकरीबन जो है वो 1/9 टाइम ओरिजिनल का बाकी बचती है। ठीक है बेटा, ओके। द ग्राफ बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स
एंड द डिस्टेंस इज गिवन। ये दोनों मैंने आपको ग्राफ यहाँ पे बनाए और उसको सिखाया आपको, ठीक है। ओके जी, अब आ जाइए बच्चों इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे आपसे एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप ये बताएंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशन लॉ के अंदर भी हमने सीखा कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक बॉडी दूसरी को अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी पहले को भी अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, क्योंकि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो इंडिविजुअल मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि प्रोडक्ट ऑफ द मास के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रोडक्ट आएगी, उस प्रोडक्ट के साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो पहला दूसरे पर जितनी फोर्स लगाएगा दूसरा पहले पर भी उतनी फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लिया जाए कि पहले ने जो दूसरे पर फोर्स लगाई वो एक्शन है, तो दूसरा जो वापस पहले पर फोर्स लगाएगा वो उसका रिएक्शन होगा। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ कंसिस्टेंट है। कैसे लिखेंगे ये देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इन ग्रेविटेशनल लॉ m1 अप्लाई अ फोर्स ऑन m2, दिस इज एक्शन। m2 also apply force but in opposite direction, this is reaction, ठीक है। और एक्शन और रिएक्शन क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।